संस्कृत पेपर फर्स्ट में पार्ट ए में आप देखेंगे रोगा उत्पादनीय भी सिलेबस में दिया हुआ है। तो ऐसा ये सोचिए कि आखिर में रोगा उत्पादनीय हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये आपको चरक से ही क्लियर हो जाएगा। जब हम लोग चतुष्क पढ़ते हैं तो वहाँ जो सेकंड नंबर का चतुष्क रहता है वो रहता है स्वास्थ्य चतुष्क, ठीक है। और स्वस्थ चतुष्क मतलब स्वस्थ के लिए वर्णन है, और हम सब्जेक्ट क्या पढ़ेंगे, स्वस्थ पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ 4 चतुष्क, एक चतुष्क में 4 चैप्टर होते हैं जो वही यहाँ वर्णन किए गए हैं। तो अब बात करते हैं, देखो ना वेगान धारणीय अध्याय नाम से चरक में वर्णन है, चरक सूत्र 7 में, और रोगा उत्पादनीय अध्याय नाम से वाग्भट संहिता में वर्णन है, अष्टांग हृदय सूत्र 4 में। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपको नाम, क्योंकि नाम भी जानना चाहिए। अब देखो रोगा अनुत्पादनीय अध्याय ऐसे है, रोगा उत्पादनीय हम लोग पढ़ते हैं लेकिन अनु लगा है, अनुत्पादनीय मतलब रोगों की उत्पत्ति रोकने का उद्देश्य है, जिससे रोगों की उत्पत्ति ना हो, इसलिए ये वर्णन किया गया इसकी चिकित्सा करने के लिए। ठीक है, तो देखिए जो 13 आधारणीय वेग होते हैं, हम लोगों को मैक्सिमम श्लोक वाग्भट जी का याद रहता है। तो 13 आधारणीय वेग का श्लोक है, वेगान न धारियत द्वाड विद मूत्र छौ त्रिशु सुधाम नेन्द्रा का श्रम स्वाम जिह्वा असु छर दिरेतसाम। तो इस प्रकार से आप काउंट जब करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, वात विड मूत्र छौ तृष्ण सुधाम निंद्राकाश श्रम श्वास जिम्बा अश्रु छर्दी रितसा। तो इस प्रकार से जब पता है नंबरिंग आप करते हैं तो गलत कहाँ कर देते हैं, यहाँ गलत कर देते हैं, इसलिए मैंने गलत करके दिखाया है आपको। यहाँ श्रम श्वास को आप अलग अलग लिख देते हैं, जबकि श्रम जन श्वास ये एक में आएगा। ठीक है, तो ये आपको पहले ध्यान रखना है, वरना ऐसे आप मार्किंग करेंगे तो आपको 14 हो जाएगा। ठीक, तो ये गलती ये हो जाती है, तो आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं आचार चरक की। तो देखो आचार चरक जो है, आचार वाग्भट के 13 वेग जो धारणीय हैं वैसे इनके 13 हैं, लेकिन बस इन्होंने कास नहीं माना है, और कास के जगह इन्होंने उद्गार डकार माना है। सेम लाइन अगर चरक की बात की जाए तो चरक ने उद्गार को, चरक के उद्गार को माइनस करके और उन्होंने कास जोड़ दिया है वाग्भट जी ने। तो स्पेशलिटी डकार किसने माना, चरक ने। कास किसने माना, वाग्भट ने। तो 12 प्लस अगर कास कर दो तो किसका आ जाएगा, वाग्भट का। 12 प्लस डकार कर दो किसका आ जाएगा, चरक का। तो इस प्रकार से। अच्छा, मैंने एक लाइन बोली नहीं माना है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। आचार्य वाग्भट ने ये उद्गार को नहीं गिना है, जबकि चिकित्सा और लक्षण का वर्णन किया है। वाग्भट ने कास को गिना है चिकित्सा, और ये वाग्भट ने इसको उद्गार को नहीं गिना है, लेकिन इसका उद्गार जो है इसके वेग धारण का वर्णन किया है, इसकी चिकित्सा का भी वर्णन किया। तो आप हमेशा नहीं माना है नहीं बोलेंगे, गिना है बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाता है। आचार सुश्रुत की बात की जाए तो ये भी जो 13 प्रकार के आधारणीय वेग होते हैं, आचार सुश्रुत ने 13 प्रकार के आधारणीय वेग नहीं बोले हैं, इन्होंने 13 प्रकार के उदावर्त बताए हैं। क्या बताए हैं, उदावर्त। और नाम यही सेम है, आचार चरक के जो हैं वही नाम है कि मूत्र पुरीस रेतस वात छर्दी छौथु उद्गार जृंभा क्षुत पिपासा अश्रु निंद्रा और परिश्रम श्वास, मतलब श्रमजन श्वास, वही सेम है। लेकिन बात यह आई कि अब उदावर्त अगर आचार्य सुश्रुत ने माना है तो क्या चरक ने उदावर्त का वर्णन नहीं किया, किया है। बस उन्होंने ये जो 6 ऊपर के हैं इनको उदावर्त बोला है। ठीक है, ये आचार्य चरक ने के अनुसार जो उदावर्त के भेद कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। स्टार्टिंग के 6 ले लो, वही उदावर्त होते हैं। ठीक है, आधारणीय वेग चरक सूत्र 19 में। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन था, थोड़ा सा आपकी नॉलेज के पर्पज से था जो हो गया। अब बात करते हैं, देखिए जो 13 आधारणीय वेग हैं इनके लक्षण और इनकी चिकित्सा याद करनी है। ठीक है, अब याद करनी है तो 2 ऑप्शन है, एक रट लो या एक समझ लो, या इसे श्लोक याद कर लो। तो मैं यहाँ श्लोक फॉर्म से बताऊंगा और आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे आप चीज़ों को अगर लेते जाएंगे वैसे तो आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी और श्लोक भी नहीं याद करना पड़ेगा। आप इजीली लिख पाएंगे यूजी में, और पीजी के एग्ज़ाम में पहचान भी पाएंगे पीजी क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं लक्षण में। मूत्र वेग धारण से क्या क्या दिखाई देता है, लक्षण क्या मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए बस्ती मेहनो शूलम मूत्र कृच्छ शिरोरुजा
विमानो वंछड़ अनाह, फिर यह स्याय लिंगम मूत्र निग्रह। तो जो ये इतना फालतू चीज़ें होंगी ये मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा किसी भी श्लोका में, बस काम की चीज़ें पढ़ूंगा। तो बस्ती मेहनो शूलम मतलब बस्ती में, ब्लेडर में, और मेहन मतलब होता है यूरेथ्रा। इन दोनों में क्या होगा? शूल होगा। आपको पता है मैंने मूत्र अगर धारण किया है तो ये कहाँ कलेक्ट होता है? ब्लेडर में। अगर वो ब्लेडर से नहीं निकल रहा है तो ब्लेडर पे क्या बनेगा? प्रेशर बनेगा, तो वहाँ क्या होगा? शूल होगा। यूरेथ्रा में क्या होगा? शूल होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ मूत्र कृच। अब आपको ये भी पता होना चाहिए अगर मूत्र कहने बहुत देर तक धारण किया है और फिर जब त्याग करेंगे तो वो कठिनाई से निकलता है। किससे निकलता है? कठिनाई से निकलता है। शिरोरोजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या है कि मूत्र धारण करने से सिर में दर्द होता है। तो आपको पता है कि जो ये मूत्र वेग है ये किसके कारण निकलता है? अपान वायु के कारण निकलता है। और अपान वायु को हमने अवरोध कर दिया, नहीं निकलने दे रहे हैं, उसका कार्य नहीं प्रॉपर होने दे रहे हैं, तो अपान वायु क्या करेगी? ऊपर गति चली जाएगी, ऊर्ध्व गति करके, और सिर में वो पीड़ा करेगी। इस प्रकार से विमानो, आपको ये भी पता है कि आप मूत्र अगर कुछ देर तक धारण करे रहते हैं तो सिर वो शरीर आपका आगे की तरफ हल्का सा, जैसे आप ऐसे खड़े होते हैं तो हल्का सा ऐसे झुक के आके, जिससे बस्ती पर कोई प्रेशर ना पड़े, इसलिए आप आगे को झुक जाते हैं। वंछड़ अनाह मतलब वंछड़ प्रदेश में अनाह होता है। ठीक है। इंग्वाइलियन रीजन या पेल्विक रीजन में अनाह देखने को मिलता है। अनाह मतलब एक प्रकार की रुकावट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लक्षण देखा। तो मूत्र वेग धारण को देखते हुए मूत्र वेग धारण किया। तो मूत्र से क्या क्या हो सकता है? तो हमने देखा बस्ती में और मेहन में शूल हो रहा था, और जब मूत्र त्याग कर रहे थे तो मूत्र बहुत कठिनाई से निकल रहा था, और अपान वायु का ये सब गतिकारी था, तो अपान वायु को डिस्टर्ब किया तो सिर में दर्द हुआ। ये सिर दर्द है, ये सेम जो मूत्र में है, यही सेम लाइन उसमें भी है। पुरुष में, पुरुष धारण करेंगे तब भी आपका सिर दर्द होगा, वो भी अपान वायु गति से होता है। और जब मूत्र तो ब्लेडर पे कोई प्रेशर ना पड़े, इसलिए हम आगे को झुक जाते हैं और वंछड़ में अनाह देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें थी। तो इसकी चिकित्सा की बात की जाए तो देखिए स्वेदन अवगाह अभ्यंग, ये तो कॉमन चीज़ें होती हैं, याद कर लीजिए। ठीक है। स्वेदन अवगाह अभ्यंग। औपीड़क सर्पी देंगे, इंपॉर्टेंट है। क्या देंगे? औपीड़क सर्पी मतलब भोजन के पहले व बाद में घृत की उत्तम मात्रा देंगे। उत्तम मात्रा मतलब ऐसा होता है जो 24 घंटे की 12 घंटे में अच्छे से पच जाए, वही औपीड़क मात्रा होती है। कुछ होगा तो ये भोजन के पहले एवं बाद में घृत की उत्तम मात्रा का प्रयोग कराते हैं, इसी को कहते हैं औपीड़क सर्पी। यहाँ पे आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा, त्रिविध वस्ती कर्म करते हैं। कौन सी वस्ती करते हैं? त्रिविध वस्ती करते हैं। और त्रि मतलब समझ गए, 3 विधि वस्ती। और 3 वस्तियाँ कौन होती है? तो अनुवासन, आस्थापन, आस्थापन को ही निरूप बोलते हैं, और उत्तर वस्ती। तो इस शिक्षा में आपने क्या पढ़ा? स्वेदन अवगाह अभ्यंग, औपीड़क सर्पी का प्रयोग करवाते हैं और त्रिविध वस्ती कर्म करवाते हैं। अब बात करते हैं पुरुष का। तो देखिए पुरुष में पुरुष वेग धारण से क्या होगा? तो पुरुष वेग धारण से पक्वाशय सिर शूलाम वात वर्चो अपवर्तनम पिंडिको द्वयस्तन अध्यमान पुरुष है। ठीक है। आगे ये फालतू चीज़ें नहीं पढ़ूंगा मैं। तो देखिए पक्वाशय सिर शूलम मतलब पुरुष कहाँ होता है, कहाँ कलेक्ट होता है? रेक्टम में होता है? नहीं, वहाँ निकाला गया, तो वहाँ से पक्वाशय में क्या होगा? तो ऊपर थोड़ा और जाएगा तो पक्वाशय में क्या करेगा? शूल करेगा। सिर में शूल आपको अभी क्लियर कर दिया था, अपान वायु का कार्य होता है। अपान वायु नीचे से नहीं निकल रही है, उसका मार्ग अवरुद्ध होगा तो ऊर्ध्व गति करके वो सिर में वेदना कराएगी। ये आपको ध्यान देना है। वात वर्चो अपरिवर्तनम मतलब वात तो वायु हो गई, वायु की गति आपको पता है, पुरुष रुका है तो कहाँ से हो पाएगी? साथ में पुरुष की अपरिवृत्ति होती है। इन दोनों चीज़ों की अपरिवृत्ति होती है। एक आप ध्यान रखिए, यहाँ सिर्फ पुरुष और वात आएगा तो आप क्या का आंसर लगाएंगे? पुरुष और वात लगाएंगे, आवर्तनम रहेगा तो लगेगा
ये आंसर पुरुष वेग धारण। लेकिन जब मूत्र पुरुष प्लस वात तीनों आ जाएगा तो ये आंसर लगेगा अपान वायु, अभी मैं आपको बता दूंगा। और ये लिखने का आपको ध्यान रहेगा कि मूत्र प्लस पुरुष प्लस वात तो कहाँ है तीनों, तो ये है अपान वायु में, और सिर्फ पुरुष और वात कहाँ है, तो वो है पुरुष वेग धारण में। पिंडिको दोयस्टन मतलब होता है पेन, तो पिंडिको मतलब होता है जघन प्रदेश में, काल्फ रीजन में क्या होता है, पेन होता है, ऐठन होता है। ऐठन ये क्यों पिंडिकों में होता है, तो आपको ये भी क्लियर है कि ये हमारी बॉडी अगर है और ये हृदय है, ये नाभि है, तो यहाँ वात का स्थान होता है, यहाँ पित्त का स्थान होता है, यहाँ कफ का स्थान होता है। तो यहाँ नीचे क्या है, वात का स्थान, इसलिए कहाँ जंघा प्रदेश नीचे शक्तियों में क्या होगा, पेन होगा। आपको ये भी पता है कि जब पुरुष का त्याग नहीं करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, अद्यमान देखने को मिलेगा, पेट फूला फूला सा दिखेगा। तो ये सारे थे लक्षण। आपको यहाँ एक चीज़ याद करनी है, 4P याद करनी है। क्या याद करनी है, 4P, पी 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 पी। तो पी से हो जाएगा पिंडिको दोयस्टन, पी से हो जाएगा पक्वाशय शिरशूल, और पी से हो जाएगा पुरुष वेग धारण, और एक पी से हो जाएगा प्रमाथी अन्न, जो चिकित्सा में अभी आपको मैं बताऊंगा। देखिए एक चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, जो देख लीजिए, आपको डिफरेंस ये समझ में आना चाहिए। वंछड़ों अनाह अभी आप ऊपर पढ़ के आए थे मूत्र में, वंछड़ में अनाह पेल्विक रीजन या इन्ग्वाइलन रीजन में अनाह होगा तो क्या होगा, तब हम समझेंगे मूत्र है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अध्यमान देखने को मिलेगा, जब हम तब समझेंगे पुरुष है। ठीक है, इसकी चिकित्सा क्या होती है, तो देखिए इसकी चिकित्सा वेग धारण की पुरुष की, तो देखिए स्वेदन अवगाह अभ्यंग, वही सेम चीज़ें जो मूत्र में पढ़े थे, वही सेम चीज़ें यहाँ रिपीट हो जाएंगी। लेकिन जो कुछ नया आता है, तो आपको पता है पुरुष हो गया, रुक गया है, तो उसके लिए हम वर्ती का प्रयोग कराएंगे, सपोजिटरी का प्रयोग कराएंगे, और बस्ती कर्म। अब जब बस्ती खाली लिखा रहेगा तो हम दो विध बस्ती समझेंगे, अनुवासन और आस्थापन बस्ती, मतलब नीरो बस्ती। वैसे भी आपके कॉमन सेंस की बात है कि पुरुष मार्ग अवरोध है, पुरुष की चिकित्सा करेंगे तो उत्तर मार्ग से उत्तर बस्ती देने की क्या ही आवश्यकता है। प्रमाथी अन्न, जैसा कि आपको 4P याद करवाया था, तो 4P मतलब प्रमाथी अन्न, और प्रमाथी अन्न जो होता है वो कोष्ठ के अंदर चिपके हुए जो दोष होते हैं उनको निकालने का काम करता है। ये स्पेशली किसने वर्णन किया है, तो सारंगधर ने वर्णन किया है, और इसका एग्जाम्पल उन्होंने मरीच और वचा भी बताया है। तो जब आप सारंगधर पढ़ेंगे या रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना पढ़ेंगे तो, या द्रव्य गुण पढ़ेंगे, तो ये सब में आता है। ठीक है, तो रसशास्त्र भेषज कल्पना में भी आपको ये देखने को मिलेगा, प्रमाथी उन्पाथी, और द्रव्य गुण में भी देखने को मिलेगा। 20 प्रकार के कर्म होते हैं, और यहाँ भी आप देख रहे हैं। मूत्र वेग, शुक्र वेग धारण की बात करते हैं, तो देखिए शुक्र जो होता है, मेढ्रे वृषणो शूलम अंग मर्दो हृदय व्यथा भवेत प्रत्यहत्या शुक्रे विबंध मूत्र में ओचा। मेढ्र में और वृषण में क्या होता है, शूल होता है। मेढ मतलब सीसन में, और स्कॉल्टम में देखो शुक्र कहाँ से आता है, मिड रेड से आता है, तो वहाँ पे जब उसका वेग धारण हुआ तो वहाँ पीड़ा होगी। फॉर्मेशन कहाँ होता है, स्कॉल्टम में, तो वहाँ पीड़ा हो जाएगी। ठीक है, ये शूल यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक, अब देखो अंग मर्दो, आपको ये भी पता है अंग मर्द क्या होगा, क्यों होगा, तो आपको पता है शुक्र का स्थान क्या होता है, सर्व शरीर होता है, संपूर्ण शरीर होता है। अब जब संपूर्ण शरीर में होता है, संपूर्ण शरीर से उसको नहीं निकलने दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो संपूर्ण शरीर में क्या होगी, पीड़ा होगी। हृदय व्यथा, देखो हृदय व्यथा इसलिए देखी जाएगी क्योंकि आपको पता है कि शुक्र इरेक्शन के टाइम में सारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे की ओर हो जाता है, तो इसलिए नीचे की ओर रहेगा, तो ऊपर हृदय में व्यथा देखने को मिलेगी। ठीक है, हृदय व्यथा देखने को मिलेगी, ना कि हृदय रोग देखने को मिलेगा। यहाँ वो रोग भी लिख सकते थे, लेकिन सिर्फ व्यथा लिखे हैं, मतलब कुछ कंडीशंस वहाँ हृदय में दिखेंगी। विबंध मूत्र में ऊंचा, मतलब रुक रुक के आएगा। अब आपको पता है कि जब शुक्र वेग धारण हो जाएगा तो शुक्र वहाँ जाके मान लीजिए फंस गया या कुछ होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, विबंध हो जाएगा, जिससे क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो मूत्र मार्ग है और शुक्र मार्ग है, वो दोनों अपना मार्ग शेयर करते हैं,
और जो मार्ग शेयर करते तो यहाँ जाके ऑब्स्ट्रक्शन अगर शुक्र कर देता है तो मूत्र इजीली निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, इसलिए वहाँ बेबंद हो जाएगा, मतलब मूत्र रुक रुक के आएगा। एक लाइन यहाँ मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिखा हूँ, बस्ती मेहन सूलम। जब बस्ती मेहन सूलम आएगा तब आप क्या टिक करेंगे, मेड्रो विस्ट्रो सूलम आएगा तो क्या टिक करेंगे। तो आपको बताया था जब बस्ती आएगा तो बस्ती से आपको क्वेश्चन टिक करना है, बस्ती प्लस मेहन प्लस सूलम तो आप पुरुष टिक करेंगे, और मेड्रो विष्णु सूलम आएगा तो वृषण से आप यहाँ शुक्र का टिक करेंगे। देखो बस्ती मेहनो सूलम वाला आपको क्या बताया, पुरुष टिक करेंगे तो आपको यहाँ नहीं, ये देखो यही गलती होती, बस्ती मेहन सूलम मतलब मूत्र टिक करेंगे, मुझसे गलती हुई वो कि मैंने ध्यान नहीं दिया, ये मेहन मतलब होता है सीसन, ठीक है, सीसन और बस्ती में अगर पीड़ा हो रही है आपको बताया भी था तो मूत्र टिक करेंगे। तो ये सारी गलतियां हो जाती हैं। बात करते हैं इसके वेग धारण की चिकित्सा। तो शुक्र वेग धारण की चिकित्सा में क्या होगा, तो देखो अवगाह और अभ्यंग दो चीज़ें होंगी, साथ में दो चीज़ें, दारू प्लस मुर्गा, ठीक है, मदिरापान एक पेन किलर टाइप का है, और चरना युद्धा मतलब मुर्गे का मांस चिकन, ये दो चीज़ें नॉन वेज के लिए हैं। वेज लोग भी कुछ होते होंगे जिनको शुक्र वेग धारण की चिकित्सा चाहिए होती है, तो वो साली चावल प्लस पै का यूज़ करेंगे। साथ में निरूह बस्ती का प्रयोग करवाना है। वैसे आप सोच सकते हैं कि सोचिए अगर आपका शुक्र है तो शुक्र उत्तर मार्ग से आता है, उत्तर मार्ग से आने मतलब उत्तर बस्ती का वहाँ प्रयोग करवाना चाहिए, लेकिन सोचिए यहाँ निरूह बस्ती का है, उत्तर बस्ती का नहीं है, ये आपको यहाँ ध्यान देना है। साथ में मैथुन में प्रवृत्ति करा दो, क्योंकि मैं शुक्र वहाँ जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, जब मैथुन की प्रवृत्ति हो जाएगी शुक्र निकल जाएगा तो ये सारे लक्षण जो लिखने को दिख रहे हैं, मेड्र में विसरण में सूल देखना, अंग मृदय हृदय व्यथा, ये सारी चीज़ें विबंधन मूत्र में उछा, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। बात करते हैं अपान वायु की। तो देखिए अपान वायु जो है, अपान वायु वेग धारण, तो अपान वायु वेग धारण में देखिए संगोविड मूत्रवाता नाम अद्यमान वेदना कलम जठरे वात जनन अन्य रोगा वात निग्रह स्याऊ वात निग्रह। तो देखो संग होना मतलब रुकावट होना, किसका रुकावट, विड प्लस मूत्र प्लस वात। मैंने बताया था वात प्लस विड और प्लस मूत्र तीनों आएगा तो अपान वायु आंसर लगेगा, और सिर्फ मूत्र नहीं आएगा, विड प्लस वात आएगा तो आंसर क्या लगेगा, पुरुष लगेगा। खुद को वात प्लस वर्ष मतलब विड आता है, मल आता है तो अपवर्तन इसका होता है तो पुरुष टिक लगेगा, और विड प्लस मूत्र प्लस वात तीनों आएगा तो अपान वायु आंसर लगेगा। ठीक है, लिखेंगे आप। अद्यमान दोनों में देखने को मिलेगा, पुरुष जब रुकता है तब भी अद्यमान देखने को मिलता है, अपान वायु जब रुकता है तब भी अद्यमान देखने को मिलता है। वेदना देखने को मिलती है जठर में, और वातजन्य अन्य रोग देखने को मिलते हैं। आपको पता है अपान वायु रुका है, अपान वायु मतलब रुकेगी तो वातजन्य रोग देखने को मिलेंगे ही। क्लम मतलब होता है बिना मेहनत के थकान, और ये एक स्पेसिफिक लक्षण है कि अपान वायु रोग के बैठे हुए हैं, अगर अपान वायु रोग हैं तो ऐसा क्या है कि बिना मेहनत के हमको थकान लगी, तो ये एक याद करने वाला पोर्शन है और आप इसको याद करेंगे। आपने यहाँ देखा कि जब पुरुष हम रोक रहे थे या मूत्र रोक रहे थे, दोनों अपान वायु की गति अवरुद्ध कर रहे थे, तो अपान वायु जाके सिरसूल कर रही थी। यहाँ सिरसूल नहीं दिया गया है, ऐसा क्यों? तो यहाँ सिरसूल दिया नहीं गया है, आचार्य ने श्लोक में लिखा नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि सिरसूल होता नहीं होगा, होता होगा, बट यहाँ स्पेशली दिया नहीं है। तो आप ये याद रखेंगे कि सिरसूल अपान वायु के, देखो पुरुष रोका, अपान वायु की गति अवरुद्ध हुई, क्या हुआ, सिरसूल। मूत्र रोका, अपान वायु की गति अवरुद्ध हुई, क्या हुआ, सिरसूल। लेकिन खुद अपान वायु जब रुकती है तो सिरसूल जैसा लक्षण देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। चिकित्सा की बात करते हैं तो देखिए इसमें अपान वायु वेग अवरोध की चिकित्सा क्या होगी, तो इसमें स्नेहन और स्वेदन करवाते हैं, वर्ती सपोजिटरी का प्रयोग करते हैं, और वात अनुलोमक द्रव्य से सिद्ध होना चाहिए वो सारी चीज़ें, जैसे कि भोजन वात
अनुलोमक द्रव्य से सिद्ध, पान करवाना है वात अनुलोमक द्रव्य से सिद्ध, और क्वाथ का प्रयोग करना है बस्ती क्वाथ का वात अनुलोमक सिद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि बार बार जो बस्ती आया है वो बस्ती बहुत कंफ्यूज किया है, इसलिए मैंने एक चार्ट में आपको बस्ती लिख के रखा है कि देखो मूत्र वेग धारण में, पुरुष वेग धारण में, शुक्र वेग धारण में, अपान वायु वेग धारण में। अभी तक ये 4 पढ़ा है और 4 आप चिकित्सा में कैसे लिखेंगे, तो आप त्रिविध बस्ती का कहाँ प्रयोग करवाएंगे, तो त्रिविध बस्ती का प्रयोग कराएंगे मूत्र में। ठीक है, मूत्र में। पुरुष वेग धारण में क्या कराएंगे, बस्ती कराएंगे, और बस्ती से 2 विध बस्ती समझनी है, अनुवासन और आस्थापन। शुक्र वेग धारण में आपने देखा था यहाँ उत्तर बस्ती स्पेशली नहीं थी, कौन सी बस्ती थी, निरूप बस्ती का। और अपान वायु के वेग धारण में तो आपने देखा था अनुलोमक, अनुलोमक क्वाथ से बनी बस्ती, मतलब वात अनुलोमक। तो यहाँ ऐसा क्या टर्म आता है कि यहाँ वात अनुलोमक बस्ती चाहिए, तो यहाँ अपान वायु जो होती है हर जगह, तो आपको वायु वायु अपान वायु जब दिखी यहाँ अपान वायु, तो यहाँ पे वात अनुलोमक। शुक्र में निरूह, पुरुष में 2 विध बस्ती, मूत्र में त्रिविध बस्ती। स्नेह प्लस अवगाह प्लस अभ्यंग आपको मूत्र में देखने को मिलेगा, स्नेह प्लस अवगाह प्लस अभ्यंग आपको पुरुष में देखने को मिलेगा, लेकिन अभ्यंग और अवगाह सिर्फ देखने को मिलेगा तो ये शुक्र में देखने को मिलेगा, और स्नेहन प्लस स्वेदन देखने को मिलेगा अपान वायु में। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, देखो एक प्रकार से हम अभ्यंग को तो स्नेहन समझ सकते हैं, यहाँ अभ्यंग को तो स्नेहन समझ सकते हैं, लेकिन इसमें स्नेहन का वर्णन नहीं है, और इसमें न स्नेहन न स्वेदन का वर्णन है। तो देखिए अवगाह कितने जगह वर्णन है, तो अवगाह आप देख पाएंगे 3 जगह वर्णन है, अभ्यंग 3 जगह वर्णन है। तो कोई पीजी का क्वेश्चन तो बनता नहीं, लेकिन यूजी में चार्ट बना के दिखा रहा हूँ कि आपको लिखने में दिक्कत नहीं करेगा। जैसा कि 3-4 आधारणीय वेग आपने पढ़े, तो चारों की कितनी इजिली आप बस्ती कर्म तीनों में, चारों में लिख पाएंगे, और चारों की चिकित्सा अदर क्या होती है वो भी लिख पाएंगे। ठीक है, पंचकर्म की दृष्टि से, और वेग धारण से क्या लक्षण दिखेंगे, वो सारी चीजें आपको याद हैं। बात करते हैं 5 नंबर वेग धारणीय की, आधारणीय की। तो छर्दी वेग धारण अगर करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, तो देखो कंडु कोठ अरुचि व्यंग सोथ पांडु वामय ज्वरा आमय ज्वरा कुष्ठ हल्लास विसर्प छर्दी निग्रह गदा। ठीक है, कंडू देखने को मिलेगा, कोठ देखने को मिलेगा, आरुचि देखने को मिलेगी। ठीक है, व्यंग देखने को मिलेगा, सोथ देखने को मिलेगा, पांडु देखने को मिलेगा। ठीक है, ज्वर देखने को मिलेगा, कुष्ठ देखने को मिलेगा, हल्लास देखने को मिलेगा, विसर्प देखने को मिलेगा। ठीक है, और छर्दी देखने को मिलेगी। छर्दी क्या है, छर्दी देखने को क्या मिलेगी, छर्दी निग्रह गदा, मतलब छर्दी का ही तो वर्णन कर रहे हैं, छर्दी वेग धारण का ही वर्णन कर रहे हैं। तो छर्दी में सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कैसे आप याद रखेंगे, तो त्वक रोग एक याद कीजिए हेडिंग, और त्वक रोग से आप क्या क्या ग्रहण करेंगे, तो कंडू कोठ और व्यंग, ये नॉर्मल सा याद कर लीजिए, कंडू कोठ और व्यंग, और साथ में कुष्ठ और विसर्प भी देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें स्पेसिफिक क्या याद करना है, तो पांडु और सोथ और ज्वर याद करने हैं। तो सब कैसे याद होगा, तो मैं बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट, जैसे सब में बताया है याद करने के लिए। अब देखिए, आपको मान लीजिए वमन आया, आपने वमन नहीं किया, वमन को आपने वापस भेज दिया, अब वो जाके लीवर पर अटैक करेगा। आपको पता है लीवर प्लस स्प्लीन क्या करता है, ब्लड फॉर्मेशन करता है, और ब्लड फॉर्मेशन जो होता है वो जाके ब्लड फॉर्मेशन पर जब इफेक्ट पड़ेगा तो क्या हो जाएगी, पांडु रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। और जब पांडु होता है तो आपको पता है कि शोथ हो जाता है। ये इतना याद हुआ। अब देखिए, आपको पता है ये रक्त से रिलेटेड है, और रक्त और पित्त आश्रय भाव हैं, तो पित्त डिस्टर्ब हो गया। अब पित्त डिस्टर्ब होगा तो पित्त से त्वक रोग होते हैं, तो यहाँ त्वक का रोग ही तो लिखे है, कंडू कोट व्यंग कुष्ठ विसर्प, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको पता है ये जाके नीचे अमाशय में भी अटैक करता है, तो वहाँ पे अग्निमांद हो जाएगी, जिससे ज्वर देखने को मिलेगा। और अब बताइए, इतने सारे लक्षण दिख रहे हैं, उसको उल्टी आ रही है, वेग धारण किए हैं, तो उससे कहेंगे लो खाना खा लो, तो उसको अरुचि होगी बिल्कुल नहीं खाएगा, उससे हल्लास होगा, ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी।
तो इसके चिकित्सा की बात करते हैं तो इसके चिकित्सा में क्या किया जाएगा, छर्दी वेग के धारण की चिकित्सा में। तो उसे उल्टी आ रही तो मैंने कहा थोड़ा और खा लो और खा के पलट दो, होमन कर दो, साथ में विरेचन करवा देंगे, कुछ ऊपर से निकलेगा और कुछ अधोमार्ग से निकाल देंगे, ठीक है। धूम्रपान करवाएंगे और रक्तमोक्षण करवाएंगे, ऐसा धूम्रपान करवाएंगे और रक्तमोक्षण करवाएंगे। रक्तमोक्षण क्यों कराएंगे ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जब आपको बताया पित्त से है रिलेशन और पित्त ब्लड से रिलेटेड है, पित्त ब्लड, तो ब्लड के लिए क्या चिकित्सा होती है, रक्तमोक्षण होती है, ये इसका रिलेशन है। आपको पता है लंघन करवाया जाएगा। अब लंघन क्यों, क्योंकि पता है आपको कोई भी छर्दी की चिकित्सा है तो सर्वप्रथम वोमन से रिलेटेड चिकित्सा तो सर्वप्रथम हम लंघन करवाएंगे, क्योंकि छर्दी का स्थान क्या होता है, तो आमाशय होता है और आमाशय में की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा होती है लंघन, ठीक है। इस प्रकार से लंघन आपको ध्यान रहेगा। रुक्षनपान क्यों, क्योंकि आपको वमन हो रहा है, आपको वमन पता है, वमन प्रधान क्या होता है, तो कफ की प्रधानता होती है तब वमन उत्क्लेशित होता है, और कफ की प्रधानता वमन होता है, और वमन कफ में कैसा होता है, स्निग्ध गुण होता है, और स्निग्ध है तो उसको नष्ट करने के लिए हम कैसा अन्नपान लेंगे, स्निग्ध को दम करने के लिए रुक्ष अन्नपान लेंगे, और साथ में कफ को नष्ट करने के लिए हम उसे अधिक से अधिक मात्रा में व्यायाम करवाएंगे। एक यहाँ मैंने चीज़ लिखी है कि वमन विरेचन बस्ती नस से, इसमें देखिए वमन के बाद तो धूम्रपान का प्रयोग किया जाता है, लेकिन विरेचन के बाद धूम्रपान का प्रयोग नहीं किया जाता है, बस्ती के बाद धूम्रपान का प्रयोग नहीं किया जाता और नस्य के बाद धूम्रपान का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से पंचक्रम के ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें धूम्रपान निषेध है, तो विरेचन और बस्ती में बीवी क्या बोलती है कि धूम्रपान ना करो। तो इस प्रकार से हम लोगों को इतनी बातें हो जाती हैं क्लियर। अब हम लोग एक बार में पढ़ेंगे तो ना पढ़ पाएंगे और कंफ्यूज भी होंगे, इसलिए हम अब आगे सेकंड लेक्चर में बात करेंगे। और मैंने बहुत धीरे धीरे आपको हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल बताया है, तो आप इजीली देखेंगे और हर चीज़ें नोट्स बनाएंगे। जब तक मैंने देखो खुद बुक में मैं भी मार्क कर सकता था, लेकिन मैं लिखता हूँ इसलिए कि चीज़ें अच्छे से क्लियर हों, और चीज़ें क्लियर होंगी तभी आप इजीली हर कुछ कर पाएंगे, चाहे वो यूजी का क्वेश्चन हो चाहे पीजी का।